पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कैश बुक क्या होता है, टाइप ऑफ कैश बुक, 1 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और 1 कॉलम कैश बुक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताए थे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 2 कॉलम कैश बुक का कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और 3 कॉलम कैश बुक के क्या रूल्स हैं, कंट्रा एंट्री क्या है, उससे बैंक से ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्या एंट्री होंगी। आज जो है हम 2 कॉलम कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। जैसा कि कल बताए थे 2 कॉलम कैश बुक 3 प्रकार के होते हैं। एक कैश विथ डिस्काउंट, कैश एंड डिस्काउंट 2 कॉलम कैश बुक, दूसरा कैश एंड बैंक 2 कॉलम कैश बुक और तीसरा बैंक एंड डिस्काउंट। तभी हम कैश और डिस्काउंट कॉलम कैश बुक आपको बताते हैं। इसके रूल्स रेगुलेशन जो हैं आपका सेम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपका क्या नाम से सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। बस इसमें है कि कॉलम 2 हो जाते हैं, एक कॉलम डिस्काउंट हो जाता है और एक अमाउंट के 2 कॉलम हो जाते हैं। तो जो सिंपल कैश बुक या 1 कॉलम कैश बुक है उसको 10 कॉलम होते हैं, इच साइड 5 कॉलम होते हैं। जब डबल कॉलम कैश बुक की हम बात करते हैं यहाँ टोटल 12 कॉलम हो जाते हैं और इस साइड 6 कॉलम होते हैं। क्या होता है एक क्वेश्चन लेके बताते हैं आपको और किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप कॉलम देख लीजिए। टोटल 12 कॉलम हो गए 2 कॉलम कैश बुक में। डेट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, वाउचर्स नंबर, एलएफ, अमाउंट, यही एलएफ डिस्काउंट होगा पहले, एलएफ डिस्काउंट अमाउंट। अब चाहे पहले डिस्काउंट लिखिए बाद अमाउंट, चाहे पहले अमाउंट बाद डिस्काउंट, कोई डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जब पहले डिस्काउंट लेते हैं तो हमको एंट्री करने में इजी रहती है। डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर्स नंबर, एलएफ, डिस्काउंट, अमाउंट, ये कॉलम बन गए। अब हम 1-2 एग्जाम्पल लेके करते हैं जो डिस्काउंट से रिलेटेड है या नहीं है। जैसे मान लीजिए बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगी 2016 अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट। चूंकि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। कितना है, मान लीजिए 20,000 हमने स्टार्ट किया, ठीक। अब गुड्स परचेज फॉर कैश 5,000, पैसा जा रहा है अप्रैल 2 बाय परचेज अकाउंट्स, अमाउंट कितना 5,000। क्योंकि इनमें कोई डिस्काउंट नहीं था, डिस्काउंट कॉलम एंट्री नहीं हुआ। अब 2 सेल्स कर रहा है, कैश सेल 3,000, टू सेल्स 3,000। जहां पर डिस्काउंट है वहां डिस्काउंट कॉलम कोई अमाउंट नहीं लिखता है। अब डिस्काउंट आता है, जैसे मान लीजिए गुड्स परचेज 20,000 एट 10% TD एंड 5% कैश डिस्काउंट CD। तो इसको पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना ट्रेड डिस्काउंट आता है, कितना कैश डिस्काउंट आता है। हम पहले आपको बता चुके हैं ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाती, केवल कैलकुलेट करके अमाउंट से माइनस कर दिया जाता है। जो अमाउंट बैलेंस होता है वही सेल या परचेज माना जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है। हमने ये भी आपको बता चुके हैं
जो ट्रेड डिस्काउंट है वो इनवाइस प्राइस या प्रिंटेड प्राइस पर निकलता है, जबकि कैश डिस्काउंट जो है इनवाइस प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर निकलता है। तो उसी रूल्स को फॉलो करते हुए पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा आपका? ट्रेड डिस्काउंट इक्वल टू हो जाएगा 20,000 इंटू 10% बराबर कितना हो गया? 2,000। अब सेल कितना हुआ आपका? सेल हो गया 20,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 18,000। ये 18,000 सेल हुआ। अब 18,000 पर हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे। कैश डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैश डिस्काउंट इक्वल टू हो जाएगा 18,000 इंटू 500 इक्वल टू 900। ठीक। कैश रिसीव कितना होगा? कैश पेड कितना होगा? परचेज कर रहे हैं ना, कैश पेड करेंगे। कैश पेड हमारा आएगा 18,000 माइनस 900 इक्वल टू 17,100। इतना चीज हम वर्किंग नोट में कंप्लीट कर लेंगे। अब हम एंट्री करेंगे। चूंकि हम परचेज कर रहे हैं तो कैश क्या होगा? गोज आउट होगा। तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाई परचेज अकाउंट्स। अमाउंट कितना है आपका? 18,000 रुपए है, जिसमें 9,000 डिस्काउंट हुआ तो 900 रुपए डिस्काउंट लिखेंगे। और कैश पेमेंट कितना कर रहे हैं? कैश पेमेंट में कैश पेमेंट अमाउंट जाएगा 17,100। ठीक। केवल कैश डिस्काउंट एंट्री करेंगे। अब इसी प्रकार से सपोज करिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। यहां बता रहा है आपका 10,000 और डिस्काउंट अलाउड है 1,000। जब इस प्रकार क्वेश्चन दिया है तब कैश रिसीव हो रहा है तो डेबिट साइड आएगा। क्या हो जाएगा? जनवरी 8 टू, जिससे कैश पा रहे हैं, टू राम। डिस्काउंट कितना है? 1,000 एंड कैश रिसीव कितना है? 10,000। यहां देखिए कैश रिसीव दिया है, ध्यान देना है। यदि कैश रिसीव नहीं देता, कहता कि कैश ड्यू फ्रॉम राम, अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम 10,000, रिसीव्ड अमाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड 1,000, तब हम 10,000 में से 1,000 माइनस 9,000 दिखाते हैं। चूंकि यहां रिसीव्ड शब्द दिया गया है तो रिसीव्ड शब्द दिया गया है यानी 10,000 पूरा हम पा रहे हैं, 1,000 डिस्काउंट अलग से है। अगर रिसीव्ड शब्द न देता, कहता अमाउंट पेड बाय राम, डिस्काउंट अलाउड 1,000, 10,000 का ड्यू है, तब यहां 9,000 आता। इसी प्रकार से सपोज करिए आपका सेल हो रहा है, जहां भी डिस्काउंट आएगा हम उसको कैलकुलेट करके उस प्रकार से लिखेंगे। गुड्स सोल्ड टू मोहन 10,000। जब गुड्स सोल्ड टू मोहन कह रहा है, कैश वर्ड नहीं दिया, इसका मतलब क्रेडिट सेल है, और जो क्रेडिट सेल होगा उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। ठीक। हाँ, इसको ध्यान दीजिए और आप लोग थोड़ा बुक लेके मेहनत करिए, नहीं सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। अब इसकी एंट्री हमारा कैश बुक में नहीं होगा। अब फिर दे रहा है गुड्स सोल्ड टू सोहन 20,000 एट मान लीजिए कह रहा है कि 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। देखिए आप सोल्ड टू मोहन दिया है, लेकिन ये नहीं बताया है कि कैश सेल है क्रेडिट सेल है। लेकिन जबकि कैश डिस्काउंट दे दिया गया है और ये नहीं बता रहा है कि क्रेडिट सेल है, तो हम इसको कैश सेल मानेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि कैश डिस्काउंट पा रहा है जनरली तुरंत पेमेंट करता है। तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। 20,000 का 15% कितना हो जाएगा? 3,000। अब 3,000 माइनस कर देंगे, आएगा 17,000।
सेल हमारा कितना हुआ 17,000। 17,000 का हम 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 340, ये डिस्काउंट हो गया। और कैश कितना आएगा आपका 17,000 माइनस 340 इक्वल टू 16,660। ठीक है, अब इसकी एंट्री होगी, चूंकि सेल कर रहे हैं, कम सो रहा है कैश, डेबिट साइड होगा टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना होगा डिस्काउंट में 340 और उसके बाद कैश में कितना जाएगा 16,660। समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से जो भी एंट्री रहेगी हम करते रहेंगे। जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स 9,500 एंड डिस्काउंट अलाउड 500, तो यहां पर हो जाएगा टू कैश रिसीव फ्रॉम एक्स टू एक्स, अमाउंट कितना होगा डिस्काउंट में 500 और 9,500। सैलरी पेड टू राम, सैलरी पेड टू राम, बिल्कुल सही बताया। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका वाई सैलरी, यहां नाम नहीं आएगा क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट्स है, जहां पर्सनल रियल और नॉमिनल तीनों आ जाता है, पर्सनल के इग्नोर कर देते हैं। सैलरी पेड टू राम जो भी अपना है, सैलरी में कितना पेड करें, मान लो 500 करें, 500 हो जाएगा। ड्राइंग्स 5,000 रुपीज, यह कहता है विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज 5,000। यह कहता है कि गिफ्ट गिव टू फ्रेंड बर्थडे 5,000। जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस होगा, चाहे हम अपने फ्रेंड पर, चाहे हम अपने फैमिली पर खर्च करें या पर्सनल खर्च करें जो बिजनेस के अलावा है, वह ड्राइंग्स अकाउंट जाएगा। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे बाई ड्राइंग्स, बाई, हमने कहा ड्राइंग्स 5,000 कह रहा है, यह कह रहा है कि 5,000 गिफ्ट गिवन टू फ्रेंड बर्थडे, या कोई वस्तु अपने जैसे साइकिल परचेज फॉर सन 5,000, तो ये सब पर्सनल खर्चे हैं, तो ये सब ड्राइंग्स अकाउंट में जाएगा। ठीक, तो यहां ड्राइंग्स का, अब वो साइकिल खरीद रहा है या फ्रेंड को गिफ्ट दे रहा है या कैश निकाला, इससे कोई मतलब नहीं है, सब ड्राइंग्स अकाउंट जाएगा। यहां ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा 5,000। अब एक यहां कह रहा है गुड्स विड्रॉल 2,000 फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉल 2,000 फॉर पर्सनल यूज, ये कैश बुक में आएगा नहीं आएगा, गुड्स कैश है नहीं तो कैश बुक में नहीं आएगा। अगर विड्रॉल गुड्स कर रहा है तो कैश बुक में नहीं आएगा, कैश बुक ओनली कैश ट्रांजैक्शन आते हैं। बात समझ में आ गई। तब इसी प्रकार से यह कह रहा है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, पैसा क्या हो रहा है गोल्स हो रहा है, कहां जा रहा है 20 तारीख को वाई बैंक अकाउंट कितना है 2,000 जो भी अमाउंट है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक हो गया। अब कह रहा है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, तो कैश रिसीव हो रहा है, कम्स हो रहा है, इधर हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, कितना 1,000 विड्रॉल है। तो अब एंट्री आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसका बैलेंसिंग में देखिए, जो डिस्काउंट अकाउंट है उसका हम बैलेंस नहीं करते हैं, केवल टोटल कर देते हैं।
डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस नहीं करते, केवल टोटल कर देते हैं। इधर डिस्काउंट कितना है आपका 18,040, इधर डिस्काउंट कितना है आपका 900। डिस्काउंट बैलेंस नहीं करते हैं, बैलेंस केवल कैश कॉलम का करते हैं। और बैलेंस करने का वही तरीका बताया था, डेबिट और क्रेडिट जोड़ते हैं। कैश का चूंकि हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो माइनस कर दिखाते हैं। हालांकि यहाँ क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि हमने बुक से नहीं लगाया, एक जो है अपना एग्जाम्पल लिए हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए हमारा यहाँ डेबिट साइड ज़्यादा हो जा रहा है जो कि प्रैक्टिकली में संभव नहीं है। तो मान लो हम यहाँ बढ़ा देते हैं, यहाँ परचेज अपना यहाँ ड्राइंग्स मान लो 25,000 दिखा देते हैं, तब हमारा बैलेंस हो जाएगा, तब भी ज़्यादा आएगा। बैंक यहाँ 12,000 रुपये दिखा देते हैं, ठीक नहीं, ठीक तो डेबिट बैलेंस आएगा, कोई बात नहीं। अब देखिए अब डेबिट पक्ष ज्यादा है, डेबिट ज्यादा आएगा ही क्योंकि कैश रिसीव जितना होगा उससे ज्यादा हम पेमेंट नहीं कर सकते। कितना कैश रिसीव हुआ हमारे पास 6, 11, 1, 2, 11, 17, 22, 3, 4, 6। $60,160 हमने कैश पाया और पेमेंट कितना किया हमने, इसको देख लीजिए। 60,160 हमने कैश रिसीव किया, पेमेंट कितना किया 5,600 और फिर 2, 5 to 7 और 7 14 और 5 19, 29,600 हमने पेमेंट किया। तो हमारे पास कैश कितना बैलेंस हुआ, आप इसको टोटल कर लीजिए 06798, नहीं माइनस कर रहा हूँ ना, 06, 11 में 6 जाएगा 5, 990 और यहाँ 5 टू गए 30,560 बचा। बैलेंस हम कितने तारीख करते हैं, एंड ऑफ द मंथ, यहाँ 31 हो जाएगा। अब बैलेंस लिखें, क्या लिखेंगे भाई, बैलेंस सीडी कितना है 30,560 और फिर इसको टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60,160। बात समझ में आ गई। तो 2 कॉलम कैश बुक समझ में आ गया। सेम इसी प्रकार से अगर बैंक और डिस्काउंट कॉलम कैश बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, तो बैंक कॉलम बना लेंगे। बैंक और डिस्काउंट कॉलम कैश बुक कहाँ रखते हैं, कोई सब पूछ सकता है। जिस संस्था में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ओनली बैंक ट्रांजैक्शन होता है, कैश ट्रांजैक्शन कोई नहीं होता। जब ओनली बैंक ट्रांजैक्शन होगा तो वहां पर कैश बुक नहीं रखेंगे, कैश कॉलम नहीं रखेंगे, वहां बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम रखेंगे। रूल्स यही है, जितना डिस्काउंट है डिस्काउंट कॉलम और जितना बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, बैंक से विड्रॉल हो रहा है, बाय चेक पेमेंट हो रहा है, बाय चेक रिसीव हो रहा है, वह सब बैंक कॉलम में, ठीक, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट का डिस्काउंट कॉलम ऐसे कैलकुलेट कर निकाल लेंगे और जितना बैंक अगर चेक रिसीव हो रहा है तो डेबिट साइड और अगर चेक पेमेंट हो रहा है क्रेडिट साइड, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कैश और बैंक डिस्काउंट, कैश और बैंक कॉलम। जब कैश और बैंक कॉलम वाले 2 कॉलम होते हैं तो उसमें ध्यान देना है, हमने आपको जनरली बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बताया था। बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, चेक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन के बारे में जो एंट्री थी उसी प्रकार पोस्टिंग होगा। ये अभी कब समझ में आएगा, जब हम आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक बता देंगे। तो अब इसके बाद हम आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक बताएंगे, ठीक है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के पहले कुछ हम रूल्स लिखवाएंगे जिसको आप लोग लिख लीजिए, तब आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक लगाने में इजी होगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम होंगे अमाउंट के,
एक डिस्काउंट होगा, दूसरा कैश होगा और तीसरा बैंक होगा। तो कुल कितने कॉलम हो जाएंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक में? 14 कॉलम्स हो जाएंगे। इस साइड कितने कॉलम हो गए? 7 कॉलम। ठीक, अब ट्रिपल कॉलम कुछ हम रूल्स लिखा रहे हैं, आप लोग उसको लिख लीजिए, तब ट्रिपल कॉलम समझ में आएगा। चलिए लिखिए, आप लोग देखिए, पहले कुछ एंट्री लिखिए। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जो कैश ट्रांजैक्शन होगा उसको कैश कॉलम अमाउंट लिख देंगे, जैसे कैश पेड टू मोहन, क्रेडिट साइड बाई मोहन हो जाएगा, कैश कॉलम अमाउंट हो जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम राम, डेबिट साइड इन टू राम, कैश कॉलम अमाउंट हो जाएगा। कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, कैश गोज आउट क्रेडिट साइड बाई ड्राइंग्स हो जाएगा। लेकिन जब चेक संबंधी लेन देन होगा, बैंक संबंधी लेन देन होगा, उसकी क्या एंट्री होगी और कंट्रा एंट्री क्या होगी? कंट्रा एंट्री अधिकांशतः पूछ लेते हैं, उसको ध्यान दीजिए। कंट्रा एंट्री हम किसे कहते हैं? जब कैश और बैंक में ट्रांजैक्शन होता है उसको कंट्रा एंट्री बोलते हैं। इसको उभय प्रविष्टि कहा जाता है। उभय प्रविष्टि मतलब इसका इफेक्ट हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों पड़ता है, इसलिए इसका एंट्री दोनों साइड किया जाता है। जैसे कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, एंट्री क्या होगी? कैश काउंट या टू बैंक। कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड लिखेंगे टू बैंक, कैश कॉलम अमाउंट लिखेंगे। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश, बैंक कॉलम अमाउंट लिखेंगे। तो ये कंट्रा एंट्री हो गई। अब आप लोग पॉइंट लिखिए 3 कॉलम से रिलेटेड जो रूल्स हैं। नंबर 1, चेक्स रिसीव्ड। चेक्स रिसीव्ड, डेबिट साइड इन कैश बुक, अमाउंट इन कैश कॉलम। चेक्स रिसीव्ड, डेबिट साइड इन कैश बुक, अमाउंट इन कैश कॉलम। क्रॉस चेक रिसीव्ड, क्रॉस चेक रिसीव्ड, डेबिट साइड इन कैश बुक, अमाउंट इन बैंक कॉलम। ठीक, अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका पेड बाय चेक। किसी प्रकार पेमेंट हो, चाहे वो सैलरी पेमेंट करें, किसी पर्सन पेमेंट करें, पेड बाय चेक, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम। ठीक, चेक्स रिसीव्ड and deposit into bank any other day. Checks received and deposit into bank any other day. इसमें 2 होगा। फर्स्ट, ऑन चेक रिसीव्ड, ऑन चेक्स रिसीव्ड, डेबिट साइड इन कैश बुक, अमाउंट इन कैश कॉलम। नंबर 2, ऑन डेट ऑफ चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, on date of check deposit into bank, credit side of cash book, no deposit into bank, debit side in cash book, amount in bank column में। जब हम चेक रिसीव करते हैं किसी अदर डेट पर करते हैं तो उसका 2 बार एंट्री होगा। एक, जब जिस डेट को चेक पाएंगे उस डेट को एंट्री होगा। दूसरा, जिस डेट को चेक जमा करेंगे उस डेट को एंट्री होगा। ठीक, तो जब हम चेक रिसीव, हाँ दोनों डेबिट साइड होगा। देखो जब हम चेक रिसीव करेंगे एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट या टू मोहन, जैसे मोहन चेक प्राप्त किया, कैश अकाउंट या टू मोहन, तो डेबिट साइड टू मोहन लिखेंगे और कैश कॉलम अमाउंट लिख देंगे। जब हम उसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे, एंट्री का बैंक अकाउंट या टू कैश, क्योंकि हम वही चेक डिपॉजिट कर रहे हैं जो मोहन वाला पाए थे, तो क्या हो जाएगा आपका? बैंक अकाउंट या टू कैश, तो आपका डेबिट साइड हो जाएगा। इसका कंट्रा एंट्री भी होगा। क्रेडिट साइड क्या होगा? इसमें लिख लीजिए, थर्ड क्रेडिट साइड क्या होगा? सेकेंड वाले कंट्रा एंट्री होगी। क्रेडिट साइड होगा बाई बैंक अमाउंट इन कैश कॉलम में। अब देखिए चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड, हमने चेक इशू किया था और डिसऑनर्ड हो जाएगा। चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड, तो बाई डिसऑनर्ड
रद्द हो जाना, चेक कैंसिल हो जाए, पेमेंट नहीं हो पाया। चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड, हमने चेक इशू किया था और डिसऑनर्ड हो गया, तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, कैश बुक इन क्रेडिट साइड, अमाउंट इन, नहीं डेबिट साइड होगा, एंट्री इन द कैश बुक डेबिट साइड, अमाउंट इन बैंक कॉलम। जब चेक डिसऑनर होगा, एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट दिया टू मोहन, जिसको हमने चेक दिया था, वो चेक वापस करेगा हमको, तो बैंक डेबिट करेंगे और मोहन क्रेडिट कर देंगे, तो डेबिट साइड होगा टू मोहन, अमाउंट बैंक कॉलम। अ चेक रिसीव्ड डिपॉजिट टू बैंक एंड डिसऑनर्ड, किसी कस्टमर को हम चेक पाए हैं और बैंक जमा किया, डिसऑनर्ड हो गया है, तो एंट्री क्या होगा, कस्टमर अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, तो इसकी एंट्री कैश बुक होगा, एंट्री इन कैश बुक क्रेडिट साइड, अमाउंट इन बैंक कॉलम। ठीक, चेक डिसऑनर्ड फिर समझ लीजिए, दो प्रकार चेक डिसऑनर्ड होता है, एक हमने इशू किया डिसऑनर्ड हुआ, एक किसी से हम पाए वो डिसऑनर्ड हुआ। जो चेक हमने इशू किया है जब वह डिसऑनर्ड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, कैश बुक के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, जिस व्यक्ति को चेक दिए थे उसका नाम लिखेंगे और अमाउंट बैंक कॉलम लिखेंगे। जो चेक हमने रिसीव किया है वह अगर डिसऑनर्ड होता है, क्रेडिट साइड, जिस पार्टी का चेक डिसऑनर्ड हुआ उसका नाम लिखेंगे, अमाउंट इन बैंक कॉलम। ठीक है, अब कंट्रा एंट्री लिखिए। कंट्रा एंट्री तीन कंडीशन होता है, नंबर 1 लिखिए, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। कंट्रा एंट्री तीन कंडीशन होता है, फर्स्ट कंडीशन कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, क्या एंट्री हो जाएगी आपका, फर्स्ट एंट्री होगा डेबिट साइड इन कैश बुक टू बैंक, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक टू बैंक, अमाउंट इन कैश कॉलम। सेकेंड एंट्री होगी क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बाई कैश, अमाउंट इन बैंक कॉलम। ठीक, बेटा कंट्रा एंट्री हमने बताया दोनों पक्ष पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमने कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक किया, इसका जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट या टू बैंक, कैश डेबिट होगा बैंक क्रेडिट होगा, तो डेबिट साइड में कैश कॉलम अमाउंट जाएगा, टू बैंक लिखेंगे लेजर पोस्टिंग करेंगे तो, अब क्रेडिट साइड में बाई कैश लिखेंगे, बैंक कॉलम अमाउंट जाएगा। कैशबैक दोनों है ना, ये हमारा जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, कैश बुक भी काम कर रहा है, बैंक बुक भी काम कर रहा है। अब नेक्स्ट लिखिए नंबर 2, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इसमें भी कंट्रा एंट्री होगा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, फर्स्ट एंट्री होगा टू कैश, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, फर्स्ट एंट्री होगा टू कैश, अमाउंट इन बैंक कॉलम। सेकेंड होगा क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बाय बैंक, अमाउंट इन कैश कॉलम। ठीक, फर्स्ट एंट्री होगा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। फर्स्ट एंट्री होगा डेबिट साइड ऑफ कैश बुक टू कैश, अमाउंट बैंक कॉलम, और क्रेडिट साइड में होगा सेम अमाउंट का, इसी का एंट्री क्रेडिट साइड होगा बाई बैंक, अमाउंट इन कैश कॉलम। ध्यान दीजिए, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका डेबिट साइड लिखा है, जो क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड लिखोगे, नाम अपोजिट लिखते हो। जो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट, डेबिट साइड में टू कैश लिखेंगे, अमाउंट बैंक कॉलम में बैंक को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट साइड में कैश गोज आउट है बाई बैंक लिखेंगे और कैश कॉलम को अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड कंट्रा एंट्री होगी, थर्ड एंट्री लिखिए, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक एनी अदर डे, चेक्स रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक एनी अदर डे। इसमें कंट्रा एंट्री वही होगा जो कैश डिपॉजिट का था, अर्थात नंबर फर्स्ट एंट्री होगी डेबिट साइड ऑफ कैश बुक टू कैश, अमाउंट इन बैंक कॉलम,
सेकेंड, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, बाय बैंक अमाउंट इन कैश कॉलम। तो ये कंट्रा एंट्री से रिलेटेड आपका जर्नल एंट्री था। एक चीज और ध्यान दीजिए, जब कंट्रा एंट्री होता है हम दोनों साइड एंट्री करते हैं और यह कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों काम करता है, इसलिए इसका लेजर पोस्टिंग नहीं किया जाता। क्योंकि जब हम ट्रिपल कॉलम कैश, ध्यान सुनिए, जब हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक रखते हैं तो हमको ना तो कैश अकाउंट बनाना पड़ता है लेजर, ना तो बैंक अकाउंट। यह कैश कॉलम जो कैश अकाउंट काम करता है, बैंक कॉलम बैंक अकाउंट काम करता है, इसलिए इसका लेजर पोस्टिंग नहीं किया जाता। तो यहाँ कंट्रा एंट्री शो कर देते, हम सी लिख देते हैं, जैसे जो आपका एलएफ कॉलम उसमें सी लिख देंगे, जैसे हुआ टू कैश अकाउंट्स और इसका इधर क्या होगा बाई बैंक अकाउंट, कंट्रा एंट्री यही होगा। तो यहां भी सी लिखेंगे और यहां भी अपना सी लिख देंगे एलएफ कॉलम में। सी लिखने का मतलब क्या है, ये एंट्री कंट्रा एंट्री है, हम टैली कर सकते हैं, सेम डेट में अमाउंट सेम होना चाहिए। और दूसरा चीज, लेजर पोस्टिंग करते समय इसका लेजर आपको पोस्ट नहीं करना है, इसलिए एलएफ कॉलम में हम दोनों तरफ सी लिख देते हैं जो कंट्रा एंट्री होती है। ठीक है, तो ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में हमने आपको बताया। और जब आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक आ गया है समझ में, तो जो टू कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक था उसको इसी रूल से आप फॉलो करेंगे और लग जाएगा। यदि कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कैश कॉलम में जाएगा, और बैंक या चेक संबंधी कॉलम हो रहा है बैंक या चेक कॉलम में जाएगा। लेकिन यदि कैश बैंक और कैश में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वैसी उसी कंडीशन में ये जो तीनों कंट्रा एंट्री बताए हैं वहां पर हो जाएगा टू कॉलम कैश बुक कैश एंड बैंक कॉलम वाले में, वह भी आपको समझ में आ जाएगा।